गाजा और लेबनान के बाद अब यमन के साथ युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन यह जंग शुरू करने वाला इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका ने यमन के 2 शहरों पर हजारों किलो बारूद से लगातार बमबारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लाइव अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा और ईरान की तरफ से अब जवाबी हमले का भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने यमन को गाजा बनाने वाले हमले शुरू कर दिए हैं और सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं। ऑपरेशन देखने वाली तस्वीरें खुद ट्रंप ने जारी की हैं। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लाइव देखा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने यूएसएस हैरी ट्रूमैन को पश्चिम एशिया में तैनात किया और अब देखिए इसने कैसे ऑपरेशन किया। पहला जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ करता है। दूसरा जेट भी हमले के लिए उड़ान भरता है। फिर हथियारों से लैस तीसरा जेट भी रफ्तार भरता है। चौथा जेट भी 300 फीट लंबे रनवे से उड़ान भरता है। पांचवा जेट भी इसी रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता है। छठे जेट की स्पीड और भी तेज, इसका टारगेट भी यमन है। फिर करीब से 7वें सुपर हॉर्नेट का टेक ऑफ। 8वां जेट भी इसे अंदाज में ऑपरेशन शुरू करता है। 9वें और 10वें जेट का वीडियो सामने से रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा ऑपरेशन अमेरिका ने बहुत तैयारी के साथ अंजाम दिया, जिसमें एक साथ इतने फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद यमन में जो तबाही हुई वो आपके सामने है। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया गाजा में देख चुकी हैं, बेरूत में देख चुकी हैं, जहां इजराइल की बमबारी ने हर युद्ध के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहीं अब यमन पर अमेरिका का गुस्सा फूट रहा है। इस ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गौर से देखा है। लाल टोपी और सफेद टी-शर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हेडफोन लगाए डोनाल्ड ट्रंप क्या देख रहे थे वो हम आपको आगे दिखाते हैं। लाल टोपी और सफेद टी-शर्ट पहनकर ट्रंप काफी रिलैक्स मूड में थे, लेकिन उनके सामने स्क्रीन पर ऑपरेशन यमन का वीडियो चल रहा था। ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन को बहुत गौर से देखा है और उनके ऑर्डर पर ही अमेरिकी नौसेना ने क्रूज मिसाइल और बंकर बस्टर बम बरसाकर यमन को सबक सिखाने की कोशिश की है। अमेरिका ने फाइटर जेट ही नहीं, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूजर से भी यमन पर हमला किया। लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिका ने अपना तिकोंदेरेगा क्लास के मिसाइल क्रूजर भी एक्टिव किए और लगातार कई क्रूज मिसाइल लॉन्च किए। ऐसे ही अमेरिका ने हिंद महासागर से जहाज की गुप्त लोकेशन से यमन पर लगातार कई हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसने हूथी पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं। इसके बाद यमन के अस्पतालों से वीडियो आने लगे। दहशत बहुत ज्यादा फैल गई क्योंकि हूथी ने अभी तक ऐसे हमलों की उम्मीद नहीं की थी। इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका ने यमन में 2 जगह हमले किए, एक है सना और दूसरा है सादा। इन दोनों लोकेशन पर अमेरिका हूथी के ठिकानों पर भारी बमबारी कर रहा था। यमन की हूथी सरकार का कहना है कि इसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी जिनकी जान चली गई। इस हमले के बाद यमन से पहले ईरान का जवाब आया और सीधे अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी धमकी दी गई। همه دشمنان هشدار می‌دهم که ما هر تهدیدی را اگر جنبه عملی به خود بگیرد با واکنشی سرسختانه و قاطع و ویرانگر। लेकिन अमेरिका का दावा है कि यमन की लगातार धमकियों की वजह से उसे टारगेट बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यमन में हूथी विद्रोहियों पर निर्णायक और शक्तिशाली हवाई हमले किए हैं। ट्रंप ने इसकी वजह भी बताई। ट्रंप ने कहा कि लाल सागर में हूथी विद्रोहियों ने उनके जहाजों को टारगेट बनाया है, इसीलिए उसे यह सजा दी गई है। यमन पर हमलों का ऐलान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो आया
जिसमें वो अपने काफिले के साथ फ्लोरिडा में गोल्फ खेलने चले गए। नवंबर 2023 से हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में दर्जनों मालवाहक जहाजों को टारगेट किया है। ऐसे हमलों में उसने मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल किया। एक साल से अमेरिका और इजराइल ऐसी तस्वीरों को बहुत लाचारी से देखते रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि ना हूथी बचेंगे, ना ही उनका एंटी शिप युद्ध। استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن. ثانيا يبدأ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان. अमेरिका ने यमन के शहरों पर जिस तरह की बमबारी को अंजाम दिया, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हूथी अब 15 मार्च की तारीख को ताउम्र याद रखेंगे और अगली बार फिर जहाजों पर हमले वाली गलती नहीं करेंगे। وأكبر جرم على المواطن الشيخ مسفر عبد الله رقعة ووقع 10 شهداء و13 جريح وعاد 2 أطفال والد ووالده مفقودين بين الأرماك هؤلاء। यमन को लेकर अमेरिका और इजराइल का गुस्सा क्यों 7वें आसमान पर है, अब इसे समझना भी बहुत जरूरी है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक के बाद यमन तीसरा अरब देश है, जहां से अमेरिका, नेटो देश और खास तौर पर इजराइल को बराबर चुनौती मिलती रही है। 4 करोड़ आबादी वाले यमन को ईरान का भारी समर्थन हासिल है और ये भी वजह है कि यमन इजराइल के खिलाफ ईरान का एक बड़ा मोर्चा बनकर उभरा है। تصمیمات راهبردی و عملیاتیش را خودش اتخاذ می‌کند. جمهوری اسلامی ایران जब जब गाजा पर इजराइल का बम गिरा, यमन की तरफ से उन समुद्री जहाजों को टारगेट बनाया गया। एक तरफ नेतन्याहू मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों से गाजा को दहला रहे थे, तो दूसरी तरफ हूथी के रॉकेटमैन लाल सागर से होकर गुजर रहे अमेरिका, यूरोप और इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे थे। ऐसा 2023 में गाजा और इजराइल के युद्ध के बाद से लगातार हो रहा है। ونقول العدوان الأمريكي والإسرائيلي أن هذا لن يثنينا عن قيامنا بواجبنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، وأن هذا لن يجدنا إلا عزما وأصرارا على موقفنا। ये 20 नवंबर 2023 की तस्वीरें हैं, जब हूथी विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े एक समुद्री जहाज पर हेलीकॉप्टर वाला ऑपरेशन किया था। हूथी विद्रोहियों ने तभी बता दिया था कि वो इजराइल को लगातार टक्कर देता रहेगा। हूथी के इस ऑपरेशन के बाद लाल सागर में जैसे समुद्री जहाजों का कर्फ्यू शुरू हो गया। फिर खौफ ऐसा फैला कि इस समुद्री रूट से अमेरिका और इजराइल के जहाजों ने गुजरना बंद कर दिया। हाल ये हुआ कि मिस्र की सुएज नहर से गुजरने वाले जहाजों की ताकत कम होती गई, क्योंकि लाल सागर में यमन से बचकर किसी भी जहाज का सुएज नहर तक पहुंचना या वहां से हिंद महासागर की तरफ आना मुमकिन नहीं है। ये बात यमन के हूथी विद्रोही लगातार साबित करते रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4H से मिलती है। ये चारों H इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, जिसने इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हमास को मिट्टी में मिला दिया है। H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, जिसके साथ इजराइल को सीज फायर करना पड़ा, हालांकि उसकी लीडरशिप को इजराइल ने खत्म कर दिया है। H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, जिसने इराक और सीरिया में अमेरिका के अड्डों पर हमले किए, लेकिन अब खामोश है। और H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट, जिसने लाल सागर से गुजरने वाली हर इजरायली शिप को टारगेट किया, लेकिन अब अमेरिका ने उसे बड़ी सजा दी है। أننا سنعطي مهلة 4 أيام. هذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. इस वक्त जब गाजा और लेबनान में युद्ध रुका हुआ है, तब अमेरिका और इजराइल के पास मौका है कि वो यमन में हूथी विद्रोहियों को कुचल कर रख दे। यही एजेंडा ट्रंप का भी नजर आ रहा है।
हूथी इजराइल को अपना पहला दुश्मन मानते हैं और अमेरिका से नंबर 2 वाली दुश्मनी रखते हैं। इस बार ट्रंप का हमला बता रहा है कि दुश्मनी का ये दर्जा बदलने वाला है। यमन के हूथी विद्रोही अब कार्गो शिप को ज्यादा टारगेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में अदन की खाड़ी और लाल सागर का शिपिंग रूट खतरे में पड़ जाएगा, जबकि यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर यह रास्ता ब्लॉक हुआ तो अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, तब यह रूट 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। अगर इजराइल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा। 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट। यही बन जाएगा यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो 2 कैंपों के बीच चल रहा है। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथी मिलिशिया। फिलहाल हूथी विद्रोहियों पर अमेरिका का हमला बता रहा है कि लाल सागर एक नया वॉर जोन बनने जा रहा है, क्योंकि अब हूथी जवाब जरूर देंगे। ये बात नेतन्याहू और ट्रंप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये युद्ध तेज हुआ तो समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम एशिया जल उठेगा। अब रूस के वॉर जोन कुर्स्क में हारने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में हैं, लेकिन उनकी टेंशन कम करने के लिए पोलैंड ने ट्रंप के सामने बड़ी मांग रख दी है। पोलैंड चाहता है कि अमेरिका अपने परमाणु बम उसके मिलिट्री बेस में तैनात कर दे, और डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप के साथ आखिर क्या करेंगे। मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स, रोम, मैड्रिड, वॉशिंगटन डीसी, सेंट पीटर्सबर्ग, कौन कौन से शहर हैं टारगेट। इतने धमाके, इतनी तबाही, एक्टिव हो चुका है दुनिया को मिटाने वाला जखीरा। मंडराने लगा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। कहां कहां है एटम बम का एपिसेंटर। मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ब्रसेल्स, रोम, मैड्रिड, वॉशिंगटन डीसी या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। चौबीस घंटे के अंदर यूरोप में ऐसी डिमांड उठी है जिसे पूरा करना डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। जिस युद्ध को ट्रंप खत्म करना चाहते हैं, उस युद्ध को भड़काने वाली कोशिश नए लेवल पर चली रही है। इसीलिए इसे युद्ध भड़काने वाली बात कहा जाए या फिर नया युद्ध शुरू करने वाली बैठक। यूरोप में जब से ज़ेलेंस्की को बचाने वाली मीटिंग हुई है, तब से यूरोप के 3 शहरों को लेकर पुतिन के गुस्से वाला मीटर बहुत हाई है। लंदन, पेरिस और साथ में बेल्जियम की राजधानी और नेटो हेडक्वार्टर वाला शहर ब्रसेल्स। लेकिन इन तीनों के साथ अब पोलैंड की राजधानी पुतिन के टारगेट पर आ गई है, वार्सा। क्योंकि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दुदा ने अमेरिका से कहा है कि तुम हमें परमाणु बम दो, हम यूरोप को पुतिन के खौफ से आजादी देंगे। बात साफ है कि अब पोलैंड बनना चाहता है यूरोप के परमाणु बम का लॉन्च पैड। पोलैंड क्यों पुतिन को परमाणु टक्कर देने वाला लॉन्च पैड बनना चाहता है, इसे समझ लेना भी बहुत जरूरी है। जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की नजदीकी बढ़ी तो यूरोप में ट्रंप को लेकर भरोसा 0 लेवल पर पहुंच चुका है। तब पूरे नेटो को सुरक्षा की नई गारंटी की जरूरत है। पुतिन से बचने के लिए एटम बम सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। और इसीलिए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दुदा चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना एटम बम उन्हें सौंप दें, यानी अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में तैनात कर दे। दुदा के मुताबिक बिना परमाणु हथियारों के रूस को रोकना नामुमकिन है।
हाल में ही संयुक्त राष्ट्र में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दुदा ने पुतिन को ललकारा है। दुदा ने कहा कि अगर शांति चाहिए तो वो ताकत के जरिए ही मिलेगी। यानी पोलैंड अब यूरोप की सेना को एकजुट होने की सलाह दे रहा है और उसके परमाणु युद्ध वाले तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। पोलैंड पहले 2022 में भी अमेरिका से यही डिमांड कर चुका है, तब भी यही मांग करने वाले आंद्रे दुदा ही थे। International law remains the strongest tool for civilized nations to ensure a lasting peace. However, today I would add that peace can only be defended if it is backed by the real force capable of deterring a potential aggressor. On the other hand, if a war could not be prevented, restoring peace requires justice as well as force. This is because only a just peace can be lasting. यूरोप का देश पोलैंड नेटो का अहम हिस्सा है। पोलैंड की पूर्वी सीमा यूक्रेन से मिलती है और पुतिन के दोस्त बेलारूस से भी मिलती है। पोलैंड रूस के युद्ध को लेकर के बहुत डरा हुआ है। पोलैंड को लगता है कि पुतिन की युद्ध वाली लिस्ट में यूक्रेन का पहला नंबर था और अब दूसरा नंबर उसका होगा। पोलैंड की दलील है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर चुके हैं। ऐसे में पोलैंड भी परमाणु बम की मेजबानी के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के युद्ध को लेकर पूरा नेटो तनाव में है। पोलैंड तो यूक्रेन के बाद पहला फ्रंट है जहां लगातार नेटो की सेनाएं एक्टिव रहती हैं। राष्ट्रपति आंद्रे दुदा की परमाणु बम वाली डिमांड का समर्थन पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी किया है। Bardzo by mi zależało i to nie jest czy to jest taka dla mnie też oczywista też racja stanu państwa polskiego, abyśmy formułowali pewne oczekiwania, kiedy robimy to publicznie, wtedy kiedy mamy pewność albo mamy powody, żeby być przekonanym, że tego typu apele czy wezwania znajdą posłuch i że adresat w tym przypadku administracja amerykańska, prezydent Trump jest przygotowany na pozytywną reakcję. पोलैंड का फोकस बिल्कुल साफ है। जमीन पुतिन की, परमाणु बम ट्रंप का और फोड़ेगा पोलैंड। क्या पोलैंड में एटम बम वाला नया लॉन्च पैड तैयार हो चुका है? क्या पोलैंड बनने जा रहा है नेटो के परमाणु बम का सबसे बड़ा एक्टिव अड्डा? क्या पोलैंड करेगा पुतिन पर वार? क्या पोलैंड फोड़ेगा अमेरिका का परमाणु बम? So I haven't talked to the president about that particular issue, but I would be shocked if he was supportive of nuclear weapons extending further east into Europe. We have got to be careful, Laura. We are playing literally with the lives of the future of human civilization. This is one of the most important reasons why President Trump sees himself and in fact is a peace president. सवाल ये है कि यूक्रेन के बाद अगर पुतिन की फोर्स पोलैंड की तरफ बढ़ती है तो क्या नौबत परमाणु युद्ध की आ सकती है? पोलैंड को इस बात का बहुत ज्यादा डर सता रहा है और यही वजह है कि नेटो की फोर्स लगातार पोलैंड में युद्धाभ्यास करती रही है। लेकिन इससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना रहा। कहा जा रहा है कि ट्रंप की युद्ध रोकने वाली कोशिश को पूरा नेटो बड़ी शक की निगाह से देख रहा है। परमाणु बम की डिमांड करते आंद्रे दुदा ने ट्रंप को एक तरह से फंसा दिया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दुदा बताना चाहते हैं कि यूरोप को बचाना ट्रंप की जिम्मेदारी है और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बटन नहीं दबाया तो वो परमाणु बटन दबाने से परहेज नहीं करेंगे। यूक्रेन के बाद नेटो के लिए पोलैंड बड़ा मोर्चा बनता जा रहा है। इस बात का एहसास पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क को हो रहा है, इसीलिए उन्होंने पोलैंड में युद्ध की बड़ी तैयारी कर ली है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क अपनी पसंद से ऐलान भी कर चुके हैं कि पोलैंड में हर पुरुष को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। पोलैंड की सेना में 2 लाख सैनिक हैं। अब इसकी तादाद 5 लाख तक करने का इरादा है। पोलैंड का रक्षा बजट 5% तक बढ़ाया गया। Ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z konwencji ottawskiej i być może z konwencji dublińskiej. Mówię tu o minach przeciwpiechotnych i broni kasetowej.
Nie ma się co oszukiwać. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सेना की तादाद बढ़ाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि वो वैसा संकट नहीं देखना चाहते जिससे इस वक्त ज़ेलेंस्की जूझ रहे हैं, यानी सैनिकों की कमी। इसका सबूत वो विदेशी सैनिक हैं जो बाहर से यूक्रेन के वॉर जोन में आए हैं और रूस के हाथों मारे गए हैं। यूक्रेन में न्यूजीलैंड के एक लड़ाके का शव जब एक खुफिया अड्डे पर लाया गया तो उसे खास न्यूजीलैंड के माओरी अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। 28 साल का डोमिनिक आबेनल न्यूजीलैंड का लड़का था। इससे पहले वो इराक में भी लड़ चुका था, लेकिन रूस से लड़ते हुए डोनेट्स्क में मारा गया। हैरानी की बात तो यह है कि न्यूजीलैंड का डोमिनिक आबेनल अगस्त 2022 में मारा गया था, लेकिन अब 28 साल बाद उसका शव यूक्रेन को सौंपा गया है। और इसीलिए ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यूक्रेन के युद्ध में भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में लड़ने वालों की भारी कमी है। इस बात को साबित करने वाली एक सैनिक, जी हां, एक महिला फौजी की रिपोर्ट देखिए जिसे रूस की जीत का डर सता रहा है। ये हैं 36 साल की अप्रैल हगैट, जो कनाडा से हैं और 3 बच्चों की मां भी हैं। दिसंबर में अप्रैल हगैट मेडिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर यूक्रेन आई, क्योंकि उनका मानना है कि पुतिन यूक्रेन में ही नहीं रुकेंगे, इसलिए वो यूक्रेन के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करने का काम करती हैं और पुतिन से बहुत ज्यादा चिढ़ती हैं। There is a large possibility that they will not stop here, but beyond that we look at all of the other countries and what kind of future am I going to leave for my children if Russia wins here. I could give them some great memories being at home, baking them cookies and taking them to school. But in a few short years, my oldest is 14, in 4 years she's going to be an adult. And what kind of world am I handing over to her? वॉर जोन में एक विदेशी महिला यूक्रेन के लिए रूस की फौज से लड़ रही है। अप्रैल हगेट को लगता है कि ट्रंप अब पुतिन के इशारे पर काम कर रहे हैं। Trump is acting like a Russian asset in so many ways, where he's saying the same propaganda, which to 300 million people, widely publicized. It is on national television, and then now immediately after, you see the same things repeated by Americans who won't take the time to fact check. एक बात तो साफ है कि यूक्रेन को जिताने के लिए ज़ेलेंस्की से ज्यादा दूसरे देशों के लोग जुटे हुए हैं। फिर इसमें न्यूजीलैंड का माओरी सैनिक हो, या फिर कनाडा की मेडिकल इंस्ट्रक्टर, या फिर पोलैंड की सरकार। यूक्रेन न हार जाए, इसका सबसे ज्यादा डर नेटो देशों को सता रहा है, और इसीलिए अब पोलैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका से एटम बम की डिमांड की है। मार्च के महीने में अमेरिका को बड़े फैसले करने होंगे, क्योंकि कुर्स्क हारने के बाद ज़ेलेंस्की के आगे बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो यूक्रेन की दीवार मजबूत नहीं कर पाए तो समझ लीजिए कि अगला खतरा पोलैंड के बॉर्डर पर होगा।